हमारा मेन जो एम है ये कस्टमर को उनका घर दिलाना। रियल एस्टेट का जो फ्लैट खरीदने का प्रोसेस है वो बदल रहा है क्या टेक? ओके, तो डेवलपर का ट्रस्ट भी मैटर करता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं बोलता हूं आपका पहला घर जो है आपका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके आपको लेना चाहिए। अभी फ्यूचर में वी डोंट नो क्या लेवल पे डेवलपमेंट होने वाला है। एआई आपको आइडिया दे देगा, कंफ्यूजन किधर से क्लियर करेगा। Right. सबसे पहले आपको टाइम शुरुआत कब होगा ना, आपको चूज करना है कि मेरे पास टेंटेटिव मेरा ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, Okay. मेरे हाथ में कितना है और मेरा एवरेज लोन का रेंज कितना है। आगे से सोशल मीडिया ही वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप कोई भी बिजनेस लो होने वाला है। ऑनलाइन ब्रांडिंग में अभी फिलहाल सबसे अच्छा जो चालू है वो चालू है कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग। Welcome to the Real Estate Show with Abhishek. Today we have with us Mr. Sagar Lenve sir, a realtor consultant in this industry and 15 plus years experience in this field. So let's dive deep into his insights, thoughts about the real estate industry. So welcome sir. Thank you for coming here. Yes, and it's my pleasure sir. beginning with एक जो फर्स्ट जो मैंने टर्म मेंशन किया, अ रियल्टर, अ कंसल्टेंट, तो ये सबको पता है। सो लेट्स गेट अ क्लैरिटी कि ये है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंसल्टेंट एंड अ सीपी? फर्स्ट टाइम में आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक्चुअली बोला हुआ है। क्या होता है अभी सब जगह पे मार्केट में सीपी यानी चैनल पार्टनर, ब्रोकर, एक टर्म यूज किया जाता है। बराबर। बट एज अ मैं खुद को सीपी या ब्रोकर यानी बोलने के बजाय मैं बोलता हूँ आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ओके। ओके, अभी कंसल्टेंट यानी क्या, आपने टैक्स कंसल्टेंट देखे रहेंगे, डॉक्टर इज ऑल्सो कंसल्टेंट, राइट। बराबर। तो ये कंसल्टेंट का काम क्या रहता है, आपको अंडरस्टैंड करके आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका विथ हिज एक्सपीरियंस आपको सोल्यूशन देना, राइट। बराबर। तो सेम वे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी जैसे हमको, मैं 15-16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, विद दैट एक्सपीरियंस हम क्लाइंट को उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी वो घर खोज रहे हैं बट घर खोजते टाइम पे वो देखो कम से कम अभी ये पुणे वेस्ट एरिया में आप देखोगे ना, कम से कम 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चालू है। बराबर। ओके, तो वो टाइम पे लोग बाय डिफॉल्ट कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा काम है उनको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके आना और उनको कम से कम टाइम में बेस्ट प्रॉपर्टी जो है वो चूज करने के लिए हेल्प करना, यानी कंसल्ट करना। ये एज अ कंसल्टेंट मेन हमारा मैं रोल बोलता हूँ। एंड इसमें रियल एस्टेट में विद दैट एक्सपीरियंस में यानी सबको बोलना चाहूंगा कि 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। कोई भी जब रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो ध्यान में रखना। फर्स्ट है टाइम, सेकंड है टाइम एंड थर्ड इज अगेन टाइम। क्योंकि वो टाइम में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिलता है, बेस्ट रेट मिलता है, बेस्ट लोकेशन मिलता है एंड बेस्ट बिल्डर भी मिल सकता है। बट थोड़ा बहुत भी आप ऊपर नीचे हो गया तो किधर ना किधर तो आपको मे बी कॉम्प्रोमाइज जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आपका एज अ बिकॉज ऑफ अस हम एज अ क्लाइंट का टाइम बचाते हैं। सो टाइम का जो आपने कहा वो बहुत सही था कि यू हैव टू बी एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, मतलब जो वो है, और उसका जो कंसल्टेंट के तौर पे आप जो हेल्प करते हैं या एक ब्रिज बनते हैं, तो वो काम आप करते हैं। तो रियल एस्टेट फील्ड में कैसे आना हुआ, शुरुआत कैसी थी, और अब रियल एस्टेट में है तो क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? एक्चुअली मेरा MBA मुंबई में हुआ है। ओके। एंड जब मेरा मुंबई में स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके हमारा कॉलेज है नवी मुंबई में, नेरुल में, तो उधर हुआ था। उसके बाद में 2009-10 की ये बात है, वो टाइम पे रिसेशन था। बराबर है। एंड हम क्या लोन भी लेके आए हुए थे, जॉब नहीं थे। सर सबका वैसे ही है आपका नहीं, सबका वैसे ही है। तो वो टाइम पे थोड़ा सा बोलते ना कि यार जॉब नहीं है, क्या करने का, कैसे क्या। हाँ। तो एक बोलते ना कि मराठी में एक बोलते कि भाई चलो, एक अंदर खाज रहता है खुजली खुजली खुजली, हाँ। तो मैं फिल्म प्रोडक्शन में भी मैंने एक 4-5 महीने ट्राई किया था। बराबर। एंड उसके बाद में फिर ध्यान में आ लग गया भी हीरो ही रहे वैसे। नहीं, मैंने फिल्म प्रोडक्शन में हाँ, तो उधर ट्राई करने के बाद मेरे एक मेंटर है, उन्होंने समझा दिया कि एक्चुअली आप MBA किए हुए हो, आपका लोन चालू है, तो आपका फोकस जो है ना, तो फोकस पहले आपको सेटल होना है और उसके बाद में यह सब हॉबीज है, तो हॉबीज को हॉबीज की तरह लो करके
ओके। तो वो थोड़ा सा मैं क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त के साथ मैंने नवी मुंबई में हम एक जगह जॉब करने लगे, वो रियल एस्टेट का था। उसके बाद में फिर हमें थोड़ा सा आइडिया आ गया और ये पेन पॉइंट समझ में आ गया कि लोग कंफ्यूज क्यों है। तो फिर हमने हमारा कंसल्टेंसी का कंपनी चालू किया। उसके बाद में ग्रोथ जो है वो थोड़ा, और एक दोस्त हमारे पूना में थे, तो पूना में अपॉर्चुनिटी मिली। पूना में एक्चुअली बिकॉज ऑफ आईटी यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम पूना में शिफ्ट हो गए। एंड पूना में फिर अभी मुझे कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। एंड पुणे प्रॉपर्टी गाइड करके मैंने मेरा रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी चालू किया है। और मैं मेरे टीम को भी बोलता हूँ, हमारा मेन जो एम है ये कस्टमर को उनका घर दिलाना, वो है। और उसके लिए हमें सारी चीज़ें जो भी करना पड़े हम करने के लिए रेडी है। क्योंकि क्या होता है कि घर एक ऐसी चीज़ है, ये जस्ट पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक्चुअली घर ये इमोशन है। जो फर्स्ट टाइम जब घर किसी का भी रहता है तो वो हम अच्छे से अच्छे देने का ट्राई करते हैं। सर बहुत लोग अभी भी कहते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाद में, इमोशन, ड्रीम, सपना सब पहले है। तो वो एक बात में जब हम काम करते हैं तो उसमें मज़ा ही आता है। और जैसे आप इस एरिया में हैं, तो जैसे आपने कहा कि आपने मुंबई मार्केट भी देखा है, पुणे मार्केट भी देखा है, कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है? फ्रैंकली स्पीकिंग हर एक मार्केट का एक अलग ही मज़ा है। बट पूना मार्केट में ना अभी जो क्या होता है, देखो कभी भी आप कोई भी एरिया में जाओगे, वो एरिया के अच्छे भी पॉइंट्स रहते हैं और बुरे भी पॉइंट्स रहते हैं, बराबर। जैसे हम शादी करते हैं, क्या हमें 36 गुणों वाली बीबी या पति मिलना ये सिर्फ ड्रीम है, सच्चे में पॉसिबल नहीं। किधर ना किधर हमें एडजस्ट करना ही पड़ता है। वैसे ही लोकेशन का भी रहता है। ओके, तो दोनों के अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट है। बट कंपेयर हम करेंगे तो मुझे पूना मार्केट अच्छा क्यों लगता है? सबसे अच्छी चीज़ पूना में जो एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, वो बहुत अच्छा है। ओके, तो रहने का जो सुकून रहता है वो पूना में अच्छा है। दूसरा, बहुत सारे मेरे मुंबई के भी कस्टमर्स हैं कि जिनको डॉक्टर ने कंसल्ट किया है कि आप पूना शिफ्ट हो जाओ, आपका बिजनेस भले मुंबई में है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी। अभी फिलहाल वो कम हो रहा है। हाँ, बट दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। एंड वेलोसिटी है, लाइफस्टाइल है, और पुणेकर होना एक अलग ही मजा है। हाँ, पुणेकर वो टाइटल में ज़्यादा मजा है। और डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ना सर, तो कैसा हो जाता है कि सबको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो उस तौर पे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। नेचर, एग्जैक्टली, वाटर रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जैसे आप इस मार्केट में है, रियल एस्टेट मार्केट में पहले से, तो तब एक सीपी को, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को, तब क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कंज्यूमर का और अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों में। बराबर। बिल्डर्स मार्केट इतना क्लटर्ड है कि किसको पता ही नहीं है कि कौन सा बिल्डर अच्छा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस अभी बढ़ गया है, तो कैसा रिस्पॉन्स है आपको? सर एक्चुअली देखो, आप सीपी मार्केट बोलोगे तो सीपी मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे अभी क्राउड बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही है। एंड ये ऐसा हो रहा है ना, जस्ट लाइक इट्स जो लीड जनरेशन का एक बड़ा सोर्स हो रहा है कि जिससे लोग बोलते हैं ना एकदम हेवी मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग लेके हम प्रोडक्ट जो है वो प्रोजेक्ट पिच कर रहे हैं। बट कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे तो ये टोटल अलग मार्केट है। कंसल्टेंट का हमारा रोल क्या है? मार्केट में प्रोजेक्ट तो है, पहले भी थे और नए आएंगे, लेकिन एज अ जब मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूं, मैं समझो 100 प्रोजेक्ट देख सकता हूं क्या? नहीं। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है ये कभी कभी मुझे भी पता नहीं चलता, क्या मैं कंफ्यूज होता हूं। तो कहीं पर भी आप देखोगे एज अ कंसल्टेंट का जरूरत है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि भाई आपका ये रिक्वायरमेंट है, आपका ये प्रायोरिटी है, आपका ये बजट का रेंज है, इस हिसाब से दीज आर द बेस्ट ऑप्शन, और इसमें से प्रायोरिटी क्या है, इसमें से आपका प्रायोरिटी क्या है, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या प्रायोरिटी है, वो मैच करके देन हम एक सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, सो फॉर दैट एज अ कंसल्टेंट मार्केट पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बट सीपी मार्केट वी डोंट नो, क्योंकि मे बी हर एक स्टेज में क्या होता है, ओवर कंपटीशन जब किसी भी एरिया में आ जाता है तो ओवर कंपटीशन कभी कभी वो इंडस्ट्री को खत्म भी कर सकता है या
वही और कंपटीशन कभी कभी इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पे भी लेके जा सकता है। और महारेरा ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि अभी सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें आगे बहुत अच्छी प्रोफेशनल वे में होने वाली है। जस्ट वी नीड टू हैव सम पेशेंस फॉर दैट। हाँ, और महारेरा आई फील इट इज़ इंडियन रियल एस्टेट 2.0, बराबर, क्योंकि वही वो फेस बदलेगा। एग्जैक्टली और वैसा है। आपने नाम बहुत अच्छा बोला, इंडियन रियल एस्टेट 2.0। हाँ, तो परफेक्ट सो समवन नीड्स टू बी एट द ड्राइवर एंड। और बोलते हैं ना कि एक बस होता है तो सबने पीछे बैठो, बराबर, ड्राइवर के ऊपर विश्वास रखो। सो आई फील इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में महारेरा वो काम करेगा, सब लोग बैठो पीछे, बराबर। एंड दे विल टेक अस टू अ गुड फ्यूचर अहेड। तो गिव मी 3 थिंग्स कि लोकेशन छोड़ के कौन से 3 फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रॉपर्टी चूज करते वक्त। ओके, लोकेशन छोड़ के, गुड। सो आपके हिसाब से वो 3 चीज़ें हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या रहता है, बिल्डर प्रोफाइल। क्या कि अभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम एक ही लोकेशन पे प्रॉपर्टी देखते हैं। एग्जांपल मैं वाकड़ का लेता हूँ, बराबर। अभी वाकड़ में ही आप एक डेवलपर, मैं भी नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट एक डेवलपर प्रॉपर्टी आपको 75 लाख में 2 BHK बेच रहा है। वही लोकेशन पे दूसरा डेवलपर 85 लाख में बेच रहा है। वही लोकेशन पे तीसरा डेवलपर 1 करोड़ में बेच रहा है। कारपेट एरिया अलग अलग है, कारपेट सेम रहेगा तो भी, मैं एवरेज प्राइस रेंज पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि हर एक का बिल्डर कैटेगरी अलग है, हर एक के बाकी सारी चीज़ें क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो सारी चीज़ें अलग है। तो वो हर एक का ब्रांड का भी वैल्यू रहता है ना, तो वो अलग है। तो पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा बिल्डर प्रोफाइल चाहिए। ओके, उसके बाद में वो फिर ऑटोमेटिकली आपका फिल्ट्रेशन इजी हो जाएगा। दूसरा चीज है आपका फ्लैट का लेआउट। मैं कारपेट नहीं बात कर रहा हूं, मैं लेआउट बात कर रहा हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कारपेट आपको भले 800 का मिलेगा क्या, बट लेआउट इतना गंदी तरीके से डिजाइन किया रहता है कि इंटरनल फ्लैट के जो साइजेस रहते हैं ना वो बहुत बकवास रहते हैं। और वही चीज आपको 750 कारपेट में भी इंटरनल फ्लैट के साइजेस अच्छे मिल रहे हैं, देन आप 75 स्क्वायर फीट के एक्स्ट्रा पैसे डेवलपर को पे कर रहे हो। और 75 स्क्वायर फीट यानी इट्स मेरे हिसाब से मोर देन 8-9 लाख रुपए हो जाता है पुणे मार्केट तो के हिसाब। यस, पुणे मार्केट के, मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो ये फ्लैट लेआउट दूसरा आपको देखना इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा फैक्टर है, आप देख लो आपका बजट रेंज क्या है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ, आप स्पेसिफिक बजट पकड़ के चलो। कोई भी कभी भी आप देखोगे, यानी मैं मुंबई में मार्केट में काम किया है, जिसको समझो मैं जो 5 करोड़ का भी प्रॉपर्टी लेना है मैंने सोचा है, जब वो लेने जाता है वो 5.5 करोड़ का और बड़ा ही लेता है, वो बजट में लेता है, नीचे नहीं आते। क्योंकि कैसा रहता है ना, जब मेरा बजट मैंने ये बोलते हैं ना स्पेसिफिक क्या रहता है ना, मैं देखता हूँ, मैं अपग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ। तो वो अपग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा बढ़ने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ बजट रेंज डिसाइड करो कि मैं चलो मैं देख रहा हूँ 80 लाख से 1 करोड़ के रेंज में, 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 60 लाख के रेंज में। तो वैसे रेंज करोगे ना तो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शन। मे बी कभी कभी आपको बेस्ट ऑप्शन भी सस्ते भी मिल जाएंगे, और कभी कभी थोड़ा आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर्टी आपका एक ही बार होने वाला है, तो उसका थोड़ा सा आपको, और बहुत सारी चीज़ें, बट ये थोड़ा आप चेक करके करोगे ना तो थोड़ा फिल्टरेशन आसान होगा, एंड इट विल बी इजी टू मेक अ डिसीजन ऑन दैट। हाँ, बराबर है। और जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है रियल इस्टेट मार्केट में, जैसे VRs आ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। और तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट का जो फ्लैट खरीदने का प्रोसेस है वो बदल रहा है क्या टेक्नोलॉजी? डेफिनेटली बहुत चेंज हो रहा है। ओके, और चेंजेस मैं बोलूँगा वो अच्छा है। यानी क्या है ना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आपका ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रहा है, तो अच्छा है ना वो। लेकिन कंज्यूमर्स वेलकम कर रहे हैं क्या उसको? 3D वॉक थ्रूज हो गए। कैसे होता है कि बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होते हैं और आपको बस एक सैम्पल फ्लैट, एक 3D वॉक थ्रू और प्लान देख के अगर डिसीजन बनाना है, तो कंज्यूमर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं उस? नहीं, एक्चुअली फ्रैंकली ऐसा नहीं होता। ओके, वही चीज़ें क्या है ना, हमको लगता है वो जैसे उसने सैम्पल फ्लैट देखा, 3D ही देखा, उसके वजह से डिसीजन ले, नहीं। उसके अलावा भी
वो बिल्डर प्रोफाइल जैसे मैंने प्रीवियसली बोला वो भी चेक करेगा, बराबर। एकदम नया कोई डेवलपर है और उसने मस्त सब कुछ काम झाम किया हुआ है बट उसका ट्रस्ट ही नहीं है या वो चिटर है क्या, तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये एक रियल एस्टेट इज वेरी बिग डिसीजन, तो वो बिग डिसीजन में ये कॉम्बिनेशन है सब कुछ। एक ही ये काम करेगा ऐसा कुछ नहीं, बट ये कॉम्बिनेशन में सब कुछ वर्क होता है और धीरे धीरे है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अभी आप वीआर ला रहे हो, वीआर से डिसीजन मेकिंग इजी होगा, बट ओनली वीआर से डिसीजन मेकिंग होगा क्या, नहीं, बट बैकएंड में बाकी के भी पॉइंट्स हैं। सो इट्स अ प्रोसेस और वो जितना हम स्ट्रीमलाइन करेंगे उतना रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉक थ्रू रहेगा, बिकॉज ऑफ वीआर रहेगा। बहुत सारे लोग कैसे रहते कि रिमोटली भी अभी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, एक लेवल तक वो ये कर सकते हैं। बीच में लॉकडाउन में एक्चुअली गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 300 करोड़ का बिजनेस किया था वर्चुअली, बट वाई, वो गोदरेज था इसके लिए। ओके, तो डेवलपर का ट्रस्ट भी मैटर करता है वो पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तो है कि जितना तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर है मार्केट में, एग्जैक्टली और वो समझो उन्होंने ट्रस्ट कम करना चालू हो गया ना, वो भले वो रहेगा लेकिन वो ट्रस्ट में कुछ इश्यू आ गया तो उनको भी डिफिकल्ट जाएगा। सो ब्रांड्स हेल्प, आई फील अगर ब्रांड नहीं हो तुम तो तुमको कठिनाइयाँ तो आती रहेंगी। यस, ब्रांड में भी गुड ब्रांड हेल्प। तो वैसा है। और इंटरेस्ट रेट्स जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलते आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स, तो वो थोड़े से हायर साइड पे है अभी, बराबर। तो उसको लेके परचेजिंग पावर पे कंज्यूमर सोच रहा है क्या? हम एक साइड से देखेंगे तो लिटिल बिट डिफरेंट, डेफिनेटली उस पे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है लिटिल बिट, ओके। बट हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे तो देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ रहा है, लोगों के पैकेजेस भी बढ़ रहे हैं, बराबर, पैसा भी आ रहा है ना, तो उस हिसाब से ये फ्लो है। यानी महंगाई समझो 8% से बढ़ रही है और हम एक्सपेक्ट करें कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस हिसाब से आपके सब कुछ बढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नेसेसिटीज है। फर्स्ट होम ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट होम आपका इमोशन है। और आगे जाके मैं बोलता हूं फर्स्ट होम अभी के पॉइंट ऑफ व्यू में आपका इंश्योरेंस है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा 70-80 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा। अभी वाकड़ में भी अराउंड 80-90 लाख के रेंज में अभी 2 BHK एवरेज आ रहा है, एवरेज, इतने एकदम मैं बड़ा भी नहीं बात कर रहा हूं। तो ये रहेगा तो अभी सब IT वाले लोग हैं, ओन कंट्रीब्यूशन लिटिल बिट रहेगा, मैक्सिमम लोन ही करते हैं, बराबर। लोन करेंगे तो अभी बिकॉज ऑफ RBI बोलो कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, आपको लोन के साथ में वो प्रॉपर्टी का भी, होम लोन का भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इट्स अ कंपलसरी। आपने प्रॉपर्टी नहीं लिया तो इंश्योरेंस ले सकते हो क्या? नहीं, बट वो लेना पड़ता है। और इसका बेनिफिट क्या है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपके लोन में ऐड हो जाता है। तो आगे हमारा पहला घर है, इन फ्यूचर वो 20 साल का लोन रहता है, लेकिन समझो 7-8 साल में कुछ गलत हो गया तो बिकॉज ऑफ दैट इंश्योरेंस आपके बच्चों के ऊपर आपका फैमिली का छत नहीं जाएगा। आगे वाले जो EMI है वो एडजस्ट हो जाता है वो इंश्योरेंस में, बराबर। तो मैं बोलता हूं आपका पहला घर जो है आपका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके आपको लेना चाहिए। उसके बाद में भले आप 10 घर करो, 10 इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाकी के जो अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स रहेंगे या फाइनेंशियल सो कॉल्ड एक्सपर्ट रहते हैं जो एक्सेल पे पूरा बताते हैं, वो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको बता देंगे, वो करो। लेकिन पहला घर आपका इंश्योरेंस है, वो जितना जल्दी होगा वो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। और इंश्योरेंस बैंक्स भी अभी कंपलसरी कर दें कि कंपलसरी है, जब आपको लोन लेना है तो आपको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, कंपलसरी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मैं। और वो बहुत वाइज डिसीजन है बैंक्स की तरफ से भी, जो लेना चाहिए। और जैसे हम बात कर रहे थे बहुत सारे टूल्स के, प्रोसेसेस के, तो लगता है फ्यूचर में कि सब वर्चुअली ही बुकिंग्स वगैरह होगा और लोग फिजिकली जाके विजिट्स करना वगैरह प्रेफर नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है? आगे का देखो सर, AI का भी जमाना है ना, अभी फ्यूचर में वी डोंट नो क्या लेवल पे डेवलपमेंट होने वाला है। बट एक चीज है, इंसान तो रहेंगे, बराबर। इंसान रहेंगे तो कंफ्यूजन तो रहेगा। AI आपको आइडिया दे देगा, कंफ्यूजन किधर से क्लियर करेगा। तो कैसा होगा ना, अभी जो
रियल एस्टेट सेक्टर चालू है, एज या कंसल्टेंसी का हम बात करते हैं, अभी जो कर रहे हैं ना वही हम सेम करते रहेंगे, जो कर रहे हैं वो डूब जाएंगे। जैसे ही वो हमारा बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उस हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा उस लेवल पे, तो फिर सर पूरा मार्केट अपना ही है। तो अगर समझो किसी को सस्ते में थोड़ा सा फ्लैट लेना है, तो अभी ये व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा टेम्पटिंग होगा कि ऐसा बोलते हैं ना कि एक टाइम रहता है, समझो 12 महीने, तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड अच्छा रहता है रियल इस्टेट के लिए कि जब अच्छे ऑफर्स भी चलते हैं, थोड़ा फ्लैट भी सस्ता मिलता है, ऐसा कोई टाइम है रियल इस्टेट में आपके हिसाब से? यस, अगेन इसका आंसर जो है ना, देखिए वो सिचुएशन कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल सेंस में बात करूंगा ना, कोई भी डेवलपर को पैसे का सबसे ज़्यादा जरूरत लगता है वो लॉन्च के टाइम पे, बराबर, क्योंकि लॉन्च में ऑलरेडी उसने लैंड में पैसा ये क्या हुआ है, लाइजनिंग का पैसा जा रहा है, पेन तो लॉन्च के टाइम पे रहता है। तो देखो डेवलपर भी ही वो बिजनेस कर रहे हैं ना सर, बराबर है। तो इनिशियल लेवल पे वो क्या सोचता है कि मुझे समझो, मुझे अभी मेरे 100 फ्लैट है, उसमें से मैंने इनिशियल लेवल पे थोड़े सस्ते में बेच दिए, मार्केट में समझो चालू है रेट XYZ रेट चालू है, तो वही रेट से मैं बेच दूंगा तो मेरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इनिशियल लेवल पे मैं लोन लेने के बजाय मैं वो फ्लैट थोड़े से इनिशियली सस्ते में बेचूंगा, तो क्या होगा, मेरा कंस्ट्रक्शन का मुझे एक एश्योरिटी या कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, और उसके बाद में जो डिस्काउंट मैंने जो इनिशियल लोगों को दिया था वो मैं एवरेज आउट करके मेरा प्रॉफिट निकालूंगा। तो ये इट्स अ नॉर्मल बिजनेस, तो इट्स अ कॉमन सेंस। तो आपको जो इनिशियल लेवल पे रेट मिलेगा वो रेट आपको आगे आगे नहीं मिलेगा। एंड बीइंग अ डेवलपर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बीइंग अ डेवलपर हम भी ऐसे ही करते हैं कि एक ख्याल यही रहता है कि इंटरेस्ट में पैसे देने से अच्छा, एक थर्ड पार्टी का बेनिफिट होने से अच्छा, हम जिन कंज्यूमर्स को फ्लैट देने वाले उनका फायदा करवा देते हैं और उनको सस्ते में दे देते हैं। एंड तो ऐसा कोई टाइम पीरियड, कोई फेस्टिवल्स वगैरह कि तब लेना थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ है? वो सर फ्रैंकली अभी हम ये कर रहे हैं ना, ये इट्स मार्केटिंग रहता है। तो ये ऐसा मुझे भी कुछ पता है कि कोई आपको कोई चीज फ्री में नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली। सो समझो 1 लाख का, समझो आपको गाड़ी मिलने वाला है तो वो 1 लाख आप ही भर रहे हो उसके लिए, सिंपल है, बट यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ थिंग। बराबर। सो वैसा वो मार्केटिंग गिमिक्स जो हाँ, है वो है कह सकते हैं। एंड सिंपल सर, देखो वो भले मैं 1 लाख का दे रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाले को घर लेने का उसका कैपेसिटी नहीं है, वो मतलब ही नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ना, कि सामने वाला जो घर लेने वाला है उसको घर चाहिए क्या, शुरुआत उधर से हो जाता है। बराबर। उसको चाहिए तो एक बोलते ना कि अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपको कोशिश करती है। तो वैसे आपको घर चाहिए ध्यान में आ गया ना, देन फिर सारे पैरामीटर फिर ओपन हो जाते हैं। अरे भाई चलो फिर न्यू लॉन्च कौन सा चालू है, अरे और कौन सा ऑप्शन है, और ये कौन सा है, फिर उसमें फिर कंपैरिजन हम करेंगे, उसमें सिर्फ बिल्डर प्रोफाइल हम ये करेंगे, उसमें फिर भाई चलो लिटिगेशन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, वो चेक करने के बाद देन हम किधर तो एक एंड रिजल्ट पे आते हैं। तो इट्स लगता है कि बहुत इजी प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है, मतलब एग्जैक्टली ज़्यादा है। आपको क्या लगता है फ्लैट लेने से पहले कितने दिन पहले मुहिम शुरू करनी चाहिए? टेक्निकली हम देखेंगे तो इफ देखो आप डायरेक्ट बोलते हैं ना, कई लोग कैसे रहते हैं कि एग्जांपल में मुझे समझो कुछ पेट का ऑपरेशन करना है, बराबर, और मेरे पास क्या है ना कि सामने 2 ऑप्शन है। एक बंदा फ्रेशर है, अभी जस्ट दुकान चालू, हॉस्पिटल ये मेडिकल चालू किया हुआ है उसका, और दूसरा एक्सपीरियंस है, बराबर। ओके, मैं जाऊंगा किसके पास? मैं जाऊंगा बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस के पास जाऊंगा। क्यों? मेरे पेट का ऑपरेशन। इधर मैं ये नहीं सोचूंगा कि नहीं यार थोड़ा ये पैसा सस्ता लेता है, मेरा सस्ते में करा देगा करके। सस्ते में कराने जाएगा, जान जाएगी। तो ये रियल एस्टेट भी वैसे ही चीज है, बिकॉज इट हैज अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पैसा बड़ा है ना, 80 लाख 90 लाख ये। तो फर्स्ट जब आप चालू करते हो तो पहले आप देख लो कि वो एरिया में कंसल्टेंट अच्छे कौन है। ओके, अभी ये कंसल्टेंट के बजाय मैं बोलता हूं वो एरिया में एक्सपर्ट कौन है। मे बी कंसल्टेंट हो सकते हैं, या मे बी आपका दोस्त भी हो सकता है जिन्होंने वो एरिया में ऑलरेडी घर ले चुके हैं, तो दे नो द प्रोसेस। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास ही आ जाओ करके एज ए कंसल्टेंट, बट जो एक्सपर्ट है ना पहले उनका, क्योंकि वो प्रोसेस से जा चुके हैं, बराबर। बट आप डायरेक्टली
आप घूमोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, ये करोगे, अभी सिंपल फंडा है, जहां पे जाओगे, जो डेवलपर के प्रोजेक्ट में जाओगे, क्या उधर जो बंदा बैठा है उसका सिंपल वे में वो अपनी प्रोजेक्ट की तारीफ ही करने वाला है। राइट। वो थोड़ी आपको बोलेगा सर ये मेरा तारीफ है और ये सर 4 निगेटिव पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखो करके। उसको पैसा कमाना है ना भाई, सैलरी उसको भी ये करना है ना, उसको माल खत्म करना है उसका। सिंपल है। तो आप जितना जाओगे ना, जितना 10 20 25 लोगों घूमेगा, वो लोग क्या करेंगे ना, मेरा कितना अच्छा, इसका कितना बुरा है, मेरा कितना अच्छा, इसका कितना बुरा है। इसमें ये जो नया बंदा है ना बेचारा, जो घर लेने जा रहा है ना, वो ऑलरेडी कंफ्यूज रहता है, उसको और कंफ्यूज कर डालते हैं। और कई उसके रिलेटिव रहते हैं, उसके दोस्त रहते हैं, उन्होंने जिंदगी में घर छोड़ो बाकी छोटा मोटा ये भी नहीं लिया रहता है, बट वो भी उनको बोलते हैं ना कि ज्ञान पेलने लगते हैं इन शॉर्ट, तो और कंफ्यूज हो जाता है। मैं बोलता हूं आप एडवाइस ले लो, बट एक्सपर्ट का ले लो, इससे आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा एंड उसके बाद में आपका डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगा, एंड देन यू कैन टेक इजीली डिसीजन। सो जैसे मेरा पहला वही सवाल था कि टाइम कितना, तो आपके हिसाब से टाइम कितना लेना चाहिए? मतलब समझो मुझे मार्च में ये लेना है, मार्च में मुझे फ्लैट लेना है, तो मैंने कब से 2 या 3 महीने पहले से? तो मार्च में आपको फ्लैट लेना है, सबसे पहले आपको टाइम शुरुआत कब होगा ना, आपको चूज करना है कि मेरे पास टेंटेटिव मेरा ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, मेरे हाथ में कितना है, और मेरा एवरेज लोन का रेंज कितना है, कितना हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। वो जब आप डिसाइड करोगे तो उससे आपका दिन चालू हो जाएगा। और उसके बाद में नॉर्मली इफ यू आर विद कंसल्टेंट, तो मे बी आप 25 से 30 दिनों के भीतर यू कैन गेट अ गुड बेस्ट प्रॉपर्टी। इफ आप डायरेक्ट ढूंढ रहे हो तो कभी कभी 90 दिन भी लगते हैं, कभी कभी 6 महीने भी लगते हैं, कभी कभी 1 साल भी लगता है। आप तो डायरेक्टली ऐसे यानी मार्केट में बोलते हैं ना कि जा रहे हो, तो वैसे तो विद द हेल्प ऑफ गुड कंसल्टेंट आपका वो, और ये 3 महीने का जो है ना, 3 या 6 महीने का वो कंसल्टेंट है ना, आपको बेस्ट वे में कंसल्ट करके ना आगे के जो 4-5 महीने में आपके 3-4 लाख रुपए बढ़ने वाले थे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका सेव कर लेता है। वो तो है। और रियल एस्टेट इज लाइक अरेंज मैरिज, सो एवरीथिंग इज अरेंज्ड, यू हैव टू टेक कंसल्टेंसी तो लेना ही पड़ता है बड़ों से वगैरह, एंड देन यू गेट अ गुड थिंग फॉर यू। सो ये सब है। और सर रियल एस्टेट मार्केट में आप है, तो पूरे पुणे में कौन सा प्रिसाइज एरिया है जो आपको बहुत पसंद आता है और आपको बहुत मज़ा आता है वहाँ लोगों को फ्लैट देने में? ऐसा कौन सा एरिया है? मैं पूरे पुणे का तो मैं नहीं बात करूँगा, क्योंकि मुझे जो आइडिया है पुणे वेस्ट लोकेशन का ज़्यादा आइडिया, तो उसमें से प्रिसाइज लोकेशन। हाँ जी। तो उसमें से फ्रैंकली अभी मुझे घर देने में मज़ा किस में आता है ये हम बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली पुणे वेस्ट लोकेशन आता है बानेर से लेके रावेत तक, ओके, और यहाँ पे हिंजेवाड़ी से लेके पिंपले सौदागर तक। आगे जाके जो ओवरऑल अभी जो बहुत सारे एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आगे जाके वो एरिया में आपको बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल छुपा हुआ है। वैसा एरिया आप देखोगे तो पुनावले इज अ वेरी गुड एरिया। अभी फिलहाल वो ट्रैफिक के प्रॉब्लम से बोलते हैं ना, बहुत उसमें इशू चालू है, बहुत ज़्यादा ट्रोल और बहुत exactly, हो रहा है वो है। बट स्ट्रैटेजिकली हम बात करेंगे अगले 4-5 साल में, अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, वहाँ पे सिर्फ एक ही रोड का जो एक बस सबवे है ना, वो वही एक बॉटलनेक हो चुका है। बट आगे जाके जब एरियाज खुलने चालू हो जाएंगे, कम से कम 4 से 5 वे में रोड का कनेक्टिविटी आगे जाके उसको है, बट अभी ओपन नहीं है, तो पूरा क्राउड एक ही जगह चालू है। बट दैट विल बी अ वेरी गुड नोड, 4-5 साल बाद होगा। बट जब होगा, जब नोड खुलेंगे, रोड खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे हिंजेवाड़ी के लिए, तो जो आज के रेट में मिलने वाला है वही थोड़े 5 साल में मिलेगा। बराबर, वैल्यू वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगा आपका। एग्जैक्टली आपका कहना है वहाँ पर। तो पुनावले अच्छा है, ताथवड़े अच्छा है, रावेत इज ऑल्सो वेरी गुड, बट पुनावले इज माई फेवरेट, क्योंकि उधर का एक इशू, मैं उधर थोड़ा सोशल वर्क में भी हूँ, तो एक इशू पुनावले डंपिंग यार्ड का था, बहुत सालों से था। तो हमने एज अ सब सोसाइटी मेंबर सब आके, उधर के सब लोकलाइट जो है सब मिलके हमने वो उसके ऊपर आंदोलन किया था और वो इशू हमने सॉल्व किया था। और 65 एकड़ का ग्रीन जोन है, यानी जंगल है एक्चुअली, और वो जो जंगल यानी ऑक्सीजन 65 एकड़ का इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट जंगल रेसिडेंशियल एरिया में ये है। अरे वाह, रेसिडेंशियल एरिया में। तो सोचिए आगे जाके ऑक्सीजन का वैल्यू कितना है वहाँ पे। तो उधर घर लेना यानी बहुत प्रीमियम रेट में बिकेगा। सो जैसे हम बात कर रहे हैं पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में,
तो इन्फ्लुएंसर मार्केट, कंटेंट क्रिएशन, इन सारे चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? और जैसे देखा है मैंने कि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा प्रेजेंस है आपका, और जो आपके जो फ्लैट दिखाते हैं आप, वो तरीके तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। सो मैंने एक देखा था कि आप एक रूम के अंदर थे एंड आपने ऐसे कोई कैमरा आया वहाँ और आपने ऐसा भौ किया एंड देन द वीडियो स्टार्टेड। तो क्या ख्याल है, कितना इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में सोशल मीडिया? सर एक्चुअली आगे से सोशल मीडिया ही वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर, नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप कोई भी बिजनेस लो होने वाला है, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है ना वो अट्रैक्ट करता है वो रिलेवेंस के कस्टमर्स, यानी वो रिलेवेंस इंटरेस्ट लेवल वाले जो लोग वो करते हैं। तो इसमें हम जब कोई भी समझो कंटेंट डालते हो या कोई भी हम फ्लैट डालते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लैट देखेगा कौन? जिसको इंटरेस्ट है। मेरा फ्लैट वो बच्चा नहीं देखेगा ना, तो मैं मेरे ऑडियंस के पास जल्दी पहुंचने का इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड आगे वो तो बहुत बढ़ने वाला है। एंड इसमें जस्ट कैसा होना चाहिए, जस्ट हम पर्टिकुलर में मेरे बारे में बोलता हूँ, हम मेरा आपने प्रोफाइल चेक किया रहेगा ना, इसमें मैं हमारे रियल एस्टेट के वीडियो तो हम डालते कि वो मेरा ब्रेड एंड बटर है, बराबर, बट इसके अलावा हम वहाँ पे रियल एस्टेट टिप्स भी डालते हैं कि कैसे घर ले, क्या मिस्टेक होती है, बाकी सारी चीज़ें रहती। इसके अलावा हम मेरा जो सोशल वर्क का सीरीज है लॉजिकल बड़बड़ करके, कि जिसमें हम आजू बाजू के सोशल इश्यूज पे हम बात करते हैं या कुछ अवेयरनेस वीडियोस रहते हैं वो भी डालते हैं। इसके अलावा मैं थोड़े से हमारे ऑफिस में भी कैसा है सर, देखो जिंदगी ये बार बार नहीं मिलती ना, तो जो मिला है उसमें एंजॉय करते करते हमें काम करना चाहिए। सो वी आर डूइंग दैट एंजॉयमेंट ऑल्सो। स्टाफ वीडियोज भी रहते हैं, कॉमेडी भी रहता है, फनी भी रहता है। सो हर तरीके का हम बोलते हैं ना, हम बिजनेस नहीं करते, हम एंजॉयमेंट करते करते बिजनेस करते हैं। एंड आवर टैगलाइन इज वी फील बिजनेस इज लाइक आवर सेवा। ओके, सही है, बढ़िया है। और इंस्टाग्राम से, जैसे आप कह रहे थे कि इंस्टाग्राम फ्यूचर है, तो आपको क्या लगता है लोग सही में अच्छा काम कर रहे हैं क्या वहाँ? ऐसा भी होता है कि एक प्रोजेक्ट के बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, तो फिर कंज्यूमर तो थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाता है ना कि असली में सच्चाई क्या है, तो वो कैसा करना चाहिए उस मामले? सर अभी ये पूरे दुनिया में व्हाट डू यू थिंक, सभी लोग अच्छे हैं? वो तो है ही नहीं सर, बुराई तो सब में है, बराबर। तो इंडस्ट्री लो आप, या कोई भी रीजन लो, इसमें अच्छे भी रहने वाले, बुरे भी रहने वाले हैं, बराबर। हम अभी लोग बोलते हैं कि स्टॉक में पैसा बहुत मिलता है, स्टॉक में बहुत पैसा मिलता है। मैं आपको 100 लोग खड़े कर देता हूं जो स्टॉक में भिखारी हो चुके जाता है ना, होता है। अच्छे स्टॉक भी है, बुरे भी स्टॉक है, बराबर। वैसे ही हम इंडस्ट्री में या इंस्टाग्राम में या कंटेंट क्रिएशन में देखेंगे, सब तरह के लोग रहेंगे। कुछ लोग डेलिबरेटली गलत बोलते हैं, कुछ लोग मैं बोलता हूँ कि भाई चलो बाय मिस्टेकनली गलत बोलते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे लेते हैं। तो अभी वो हर एक का जो ऑडियंस है ना, उनको चूज करना है कि भाई उसके पीछे जो बात कर रहा है उसका क्रेडिबिलिटी कितना है, उसका ट्रस्ट वैल्यू कितना है। जो बात कर रहा है, मैं मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वो बंदे से लूंगा, लेकिन ये बंदे का एक्चुअली क्रेडिबिलिटी है क्या उतना कि मैं उस पर ट्रस्ट करके लू करके, राइट। तो ये जब लोग देखना, बैकग्राउंड चेक जिसको बोलते हैं, वो जब देखना आप चालू करोगे, देन क्या होगा ना, किस पे विश्वास करना या किस पे नहीं करना ये आसान हो जाएगा, एंड फिर इट विल बी इजी टू टेक डिसीजन। बट अच्छे बुरे होने वाले सर। और कोई एक ऐसा पोस्ट या कैंपेन जो जिसके वजह से आपके करियर एकदम वायरल हो गया, ऐसा कुछ है? कोई ऐसा पोस्ट या कोई कैंपेन जो आपने चलाया? अभी ये मैं मेरे यूट्यूब का जर्नी का जैसे मैंने बता दिया, अभी हमारे अराउंड 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, पहले जस्ट शुरुआत में मैं जस्ट प्रोजेक्ट के वीडियोस डालता था। तो उसके बाद में हम थोड़े से मैच्योर होते गए, तो उसमें फिर हमने ऐड क्या किया, रियल एस्टेट के टिप्स ऐड करना चालू किया। उसके बाद में ये ध्यान में आ गया कि अरे आजू बाजू में इशू है लेकिन बात कोई नहीं कर रहा, तो हमने वो बात करना चालू किया लॉजिकल बड़बड़ से। एंड वो लॉजिकल बड़बड़, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट विल बी, मेरे लिए बोलता हूँ इट्स अ गेम चेंजर। क्या होता है ना सर, हम पैसा तो कमा रहे क्या, बट हम कोई चीज़ एक निस्वार्थी भाव से जब करते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है ना, वो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना, बिकॉज ऑफ दैट सेटिस्फैक्शन लेवल
हमारा काम और अच्छा हो जाता है। वो तो है। और एक मेरे गुरु का कहावत है कि कुदरत जो है ना, कुदरत कभी भी देती नहीं, कुदरत लौटाती है। राइट, वेरी वेल सेड। और जैसे ऑनलाइन ब्रांडिंग करते हैं तो आपके हिसाब से कौन सा बढ़िया टूल है? प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या क्या है ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए? ऑनलाइन में तो प्रिंट तो नहीं आएगा फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ऑनलाइन ब्रांडिंग में अभी फिलहाल सबसे अच्छा जो चालू है वो चालू है कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग। सिर्फ मार्केटिंग नहीं, कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग। ओके। तो वो आगे जाके और बहुत बोलते ना कि ग्रोथ ले सकता है, कि जिसमें अभी फ्रैंकली स्पीकिंग इंस्टाग्राम अच्छा चालू है, यूट्यूब अच्छा चालू है, अभी लिंक्डइन रहेगा, तो लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनल लोग जो है वो लोग वहाँ पे अच्छे मिलते हैं, क्रेडिबिलिटी वाले लोग वहाँ पे अच्छे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अगेन हमें एक कुछ फोकस नहीं, वी नीड टू डू द मिक्सचर। ये पूरा कॉम्बिनेशन का खेल है। मतलब जो देखे उसे भी मज़ा है, और जैसे अभी हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सबको मज़ा है। एग्जैक्टली ऐसी सारी चीज़ें। और समझो अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी का एक लीगल चेक होता है या लीगैलिटीज़ होते हैं, तो ये सब देखते वक्त कंज्यूमर ऐसा क्या कॉमन मिस्टेक कर देता है कि लीगल टर्म्स में वो चीज़ें छोड़ देता है? ऐसा कुछ है उसमें? हाँ, पहले कैसा होता था, रेरा के पहले जो कस्टमर है उसके हाथ में डॉक्यूमेंट मिलता ही नहीं था। ओ, क्या तो पता ही नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है करके। बट जैसे रेरा आ गया है, रेरा आने के बाद बहुत सारी लीगल चीजें जो है ना वो कस्टमर के सामने आना चालू हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अभी रेरा में भी देखोगे, कोई भी प्रोजेक्ट कराएगा तो पूरा कुंडली दिखाई देता है, पूरा पूरा कुंडली, बराबर। तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि भाई सीसी आया है कि नहीं, कमिटमेंट सर्टिफिकेट आया है कि नहीं है, इसका लीगल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, प्रोजेक्ट में लिटिगेशन है क्या वो चेक कर सकते हो, प्रोजेक्ट में परमिशन कौन कौन से दिए वो चेक कर सकते हो, प्रोजेक्ट में पार्टनर कितने वो चेक कर सकते हो, अभी फिलहाल सैंक्शन कितना है वो चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है ना हम रेरा में, वो यानी बिल्डर को बोलने का जरूरत भी नहीं है ना, वो हम जो नंबर दिया वो नंबर हम डाल के चेक कर सकते हैं, बट वो भी चेक करना आना चाहिए। ऐसा है। और जब लोन का बात करते हैं, जब रियल इस्टेट और लोन बहुत साथ साथ में चलता है, तो किसी को लोन लेना है तो ऐसे कौन से की पॉइंट्स है कि लोन लेते वक्त वो ध्यान में रखने चाहिए? लोन लेते समय सबसे पहला मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें आपका पहले एलिजिबिलिटी जो है ना वो एलिजिबिलिटी पहले चेक करवाओ। राइट। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है मुझे लोन मिलेगा, कुछ टेंशन नहीं, मुझे कम से 80 लाख का लोन मिलेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो 80 का 75 हो गया, ठीक है, लेकिन 80 का 60 हो गया ना तो पूरा आपका कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है, तो पूरा आपका मेहनत जो किया हुआ है वो इट्स वेस्ट ना। तो पहले आपका एलिजिबिलिटी चेक करो, मे बी आपकी बीवी रहेंगी या ये आपके भाई है या कोई ये रहेंगे, आप कितना मैक्सिमम लोन का एलिजिबिलिटी है उतना चेक करो। एलिजिबिलिटी चेक करना इसका मतलब ये नहीं है ना उतना ही लेना है करके, बराबर। देन आपका आपने ओन कंट्रीब्यूशन चेक कर लिया, बराबर, आपका बजट रेंज हो गया। इनिशियली जब कोई भी आप फ्लैट का डिसीजन लेते हो, वो फ्लैट आपने बुक किया, तो मेरा सजेशन है कि आप मैक्सिमम लोन सैंक्शन कर लो, जितना हो सके उतना ज़्यादा ही सैंक्शन कर लो। यानी इनिशियली आपका OCR या ओन कंट्रीब्यूशन उसका आपको लोड कम पड़ेगा, बट डिसबर्स कितना करना है वो आपके हाथ में रखो। और अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो तो आपके हाथ में 2-3 साल है, पहले इनिशियल लेवल पे डेवलपर को पैसा ज़्यादा लगता है, डिगिंग के लिए, प्लिंथ के लिए, पूरा सीमेंट, सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा उधर ही जाती है। तो ऑन एन एवरेज 40% डेवलपर उधर ही लेता है, बट आगे वाले स्लैब जो रहते हैं ना वो 5%, 4%, 3% ऐसे ड्यू रहते हैं। तो उसमें आप ये पकड़ के चलो, क्योंकि मैंने घर लिया है, अभी मेरा घर है, तो आपने आपके ओन कंट्रीब्यूशन में से वो जो छोटे पार्ट्स है ना उसमें थोड़ा बहुत तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन ऐड होना ही चाहिए। उस हिसाब से फाइनेंशियल प्लान कर लो। यानी उससे होता क्या है, समझो आपने लोन सैंक्शन किया 80 लाख, बट एक आपका डिसबर्समेंट आ गया, तो उसमें आपने क्या किया, लाख रुपए आपने भरा, बैंक ने भरा 3 लाख रुपए, नेक्स्ट डिसबर्समेंट आ गया, आपने भरा 2 लाख, बैंक ने भरा 1.5 लाख रुपए। वैसे करते करते लोन सैंक्शन था 80 लाख का, लेकिन आपने डिसबर्स में भी 70 किया, 65 किया। उसका फायदा क्या होता है, आपने टेक्निकल लेवल पे 15 लाख नहीं बचाया, 20 साल में आप 30 लाख भरने वाले थे। तो वो इट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
वो जो इधर बच सकता है। और ये जो लिवरेजिंग का फायदा है वो सिर्फ आपको रियल एस्टेट में ही मिलता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। और हमने देखा है इंस्टाग्राम में, आपने भी देखा होगा कि बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, दे मेक एक्सेल शीट्स और वो उस पर डालते हैं कि 20% OCR करो, 80% लोन लो। तो क्या परफेक्ट फार्मूला क्या है आपके हिसाब से लोन लेने के लिए? लोन लेने के लिए परफेक्ट फॉर्मूला सिंपल है, वो डिपेंड हर पर्सन के फाइनेंशियल कैलकुलेशन के ऊपर रहता है। बट सिंपल फंडा बोलूंगा, सैंक्शन मैक्सिमम करो, डिसबर्स आपके हिसाब से करो, बराबर। एंड जैसे 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 मेरा एक्चुअली आप यूट्यूब चैनल पे ही मेरा एक होम लोन सीक्रेट फॉर्मूला है कि जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपका 20 साल का लोन आप कम से कम 10-11 साल में कैसे क्लियर कर सकते हो, और लोन थ्रू आप 40-50 लाख सेविंग कैसे कर सकते हो। तो वो भी मैं चाहिए तो लिंक जो है आपको दे देता हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दो, दे कैन गेट अ मोर आइडिया। लेकिन सिंपल है, मेरा एलिजिबिलिटी है ना, मैक्सिमम सैंक्शन कर लो, डिसबर्स करना आपके हाथ में, वो पकड़ के चलो। और उसमें भी वही है कि आपको कितना लोन चाहिए, और जैसे नेशनलाइज बैंक में 80% का डिसबर्समेंट हो जाता है टोटल, और NBFCs में वो 100% भी है। तो व्हाट डू यू प्रेफर फॉर योर कस्टमर्स, NBFCs या नेशनलाइज बैंक? मैं प्रेफर, देखो पहले तो मैं नेशनलाइज बैंक ही करूंगा, या HDFC रहेगा, ICICI है, ऐसे बाकी भी अभी सेम ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है ना, मेरे हाथ में समझो ओन कंट्रीब्यूशन 20% है, तो मैं नेशनलाइज ही जाऊंगा। बट मेरे हाथ में पैसा सिर्फ 2% है, और मैं एक्सपेक्ट करो मैं नेशनलाइज में जाऊंगा, वो खड़ा ही नहीं करेंगे आपको, बराबर। देन वो टाइम पे आपको ये सोचना है, टेम्पररी में NBFC में जाऊंगा, और फिर 2-3 साल में मैं भी ग्रो होऊंगा ना, मैं आई विल शिफ्ट दैट टू नेशनलाइज बैंक। बट उसके वजह से मैं डिसीजन जो बोलते हैं ना, मैं अभी नहीं, अरे मेरे 2% ये तो मैं घर कैसे लूं, अरे भाई तू अभी लेगा तो तेरा घर होगा, वही चीज तू 1 साल बाद सोचेगा तो वैसे भी 6-7 लाख अब तू डेवलपर को एक्स्ट्रा पे करने वाला है। वही चीज आप सेव कर लो और बाद में बैंक को दे दो, या आप आपकी इसमें ओन कंट्रीब्यूशन में ऐड कर लो। और समझो जैसे अभी हम पैसे के टर्म्स में बात करते हैं, अभी किसी आदमी के पास 25 से 35 लाख रुपए, और उसको रियल एस्टेट मार्केट में आना है, तो कौन सा एरिया में आना चाहिए या क्या करना चाहिए उसने? कि उसका टिकट साइज तो छोटा है, लेकिन उसको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी खरीदना है, एंड लिविंग इन इंडिया मीडियम क्लास लोगों का एक सपना होता है कि 30-35 लाख में घर आ जाए। तो उसके बारे में क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उसमें? एक्चुअली मैं जैसे मैंने आपको बोला ना, आई एम एक्सपर्ट इन पुणे वेस्ट लोकेशन। तो पुणे वेस्ट लोकेशन बानेर से लेकर रावेत तक चालू होता है, हिंजेवाड़ी से पिंपले सौदागर तक चालू होता है। अभी ये जो मेरा जो एरिया है एक्सपर्टाइज का, क्या तो वो एरिया में मिनिमम टू मिनिमम रावेत में भी आप देखोगे तो एवरेज प्रॉपर्टी साइज जो है वो 55 लाख के आगे है 2 BHK का, बराबर। 1 BHK मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि डिमांड कम है, सिंपल है। जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे ये होगा। अभी बीच में कैसा हो रहा था, देखो 1 BHK का क्या होता है कि लोग जो है ना, एक बोलता ना कि IT वाला क्राउड जो रहेगा, ही नो कि अभी फिलहाल में हम दोनों हैं, बट बाद में 2 के 3 होने वाले हैं, बराबर। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू वो सोचता है भले मैं थोड़ा सा आगे जाऊं लेकिन मैं 2 BHK लूं करके। सो बिकॉज ऑफ दैट वो 1 BHK कम थोड़ा सा है। बट मैं बोलूँगा आपको बजट कम है तो सिर्फ वेस्ट ही नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपका जॉब कहाँ पे है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो या रहने के हिसाब से एक्चुअली देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो पूना वेस्ट में अभी एक नए ऑप्शन आ गए जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट पूरा बिल्डिंग लीजिंग को दिया जाता है, और जिसमें हार्डली यानी 25-26 लाख में भी यू कैन गेट अ स्टूडियो अपार्टमेंट, और जिसको आपको एश्योर्ड रेंटल 9 साल तक मिल सकता है। यानी आपको जैसे बैंक में पैसा आपने डाल दिया, बैंक क्या करता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट देता है, मुद्दत का वही रहता है। यही हम डालो, आपको पर मंथ इंटरेस्ट भी मिला रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका जो अमाउंट है वो भी अप्रिशिएट हो रहा। तो यू कैन गेट दैट बोथ बेनिफिट। वो कब, जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, बट आप एक्चुअल यूज पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या, एक्चुअल यूज के लिए मुझे रहना है। तो रहना है तो मैं जॉब कहाँ पे करता हूँ वो मैटर करेगा, मेरी बीवी जहाँ पे कब कहाँ पे जॉब करती है वो मैटर करेगा, मेरा बच्चा कहाँ पे स्कूल में वो मैटर करेगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद देन दे नीड टू टेक दैट डिसीजन। एंड 20-25 लाख भी मैं बोलूँगा बजट के बजाय मेरे पास हाथ में है और मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा रहेगा ना,
देन एनबीएफसी रहे के बाकी के बैंकर्स है, जिसमें हम लोन का एडजस्टमेंट करके हम थोड़ा सा बजट का वर्कआउट करके वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। बट क्या बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में सोच चाहिए कि भाई मुझे घर लेना है करके, तो ही वो पॉसिबल है। राइट। और दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि रेंटल यील्ड, जब रियल इस्टेट को देखते हैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और आपका इतने साल का एक्सपीरियंस क्या कहता है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल? इफ मुझे प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखना रहेगा, प्योरली इन्वेस्टमेंट, देन इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कौन से लोकेशन पे लेते हो। बराबर। अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, अगेन मैं बिल्डिंग का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, वो बिल्डिंग में एक शॉप है, उन्होंने 60-63 लाख में वो शॉप बेचा था 3 साल पहले। ओके। बराबर। उसी बिल्डिंग में वो टाइम पे आप देखोगे तो रेसिडेंशियल 2 BHK भी आ रहा था उसी रेंज में। बराबर। बट वो शॉप का लोकेशन गलत था, तो वहाँ पे अभी जो ओनर है उसको 20,000 भी रेंट मिलना मुश्किल है। वही उसी बिल्डिंग में रेसिडेंशियल 2 BHK को रेंट अभी चालू है 30,000। तो मैं स्ट्रेट अवे बोल दूं कि कमर्शियली अच्छा है करके, तो इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से लोकेशन का लेते हो। इसमें लोकेशन में कौन सा बात कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट का लोकेशन या शॉप का लोकेशन कौन सा है। बराबर। तो वो है। बट जनरल सेंस से बात करेंगे तो डेफिनेटली कमर्शियल में यील्ड थोड़ा सा हमें ज्यादा मिल सकता है। थ्योरेटिकली तो वही है कि 2-3% रेसिडेंशियल, 4-5% कमर्शियल। यस। तो उस हिसाब से लोकेशन भी एक फैक्टर है, और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है। मतलब लोकेशन भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बिल्डर ने, समझो हमने ही देखा है कि मेरे साथ पार्टनर्स जो है, तो उन्होंने जो उनके स्कीम्स किए थे, तो उसमें ऐसा था कि डबल फ्लोर था, और उसमें एक ऐसा शॉप था कि जो एकदम ही साइड में था, जो दिख ही नहीं रहा था, और वो कस्टमर ने ले लिया वो, और उसके बीच में एक कॉलम भी आ गया था। तो वो प्रॉब्लम्स है वो, और उसके लिए यू रिक्वायर अ कंसल्टेंट। यस, दैट इज द मेन रीजन कि हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि क्लाइंट ये छोटी सोच रखते हैं कि नहीं यार क्यों जाएंगे, कैसे करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा जिंदगी का 60-70 लाख आपने वेस्ट कर दिया क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को लगता है कि भाई कंसल्टेंट को हम क्यों पैसा देना पड़ेगा। बट वो पैसा कंसल्टेंट का नहीं रहता, वो पैसा रहता है उसके एक्सपीरियंस का, और विद दैट एक्सपीरियंस वो आगे के आपके 8-10 लाख बचा रहा है। बराबर। उसका ये छोटा सा फी है। राइट। तो आप डॉक्टर को देते हो, एडवोकेट को देते हो, बराबर, सबको देते हो। एंड समवेयर एक जो परसेप्शन है ना लोगों का कि जब कंसल्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है या सीपी इन्वॉल्व हो जाता है तो महंगा पड़ता है, ये गलत है, क्योंकि बिल्डर पेज फॉर इट, वो उसके लिए एक कॉस्ट है। अभी जब इस तरीके से जब कोई कस्टमर आता है तो बिल्डर को ही पैसा देना है डेफिनेटली, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो कितनी हैसल फ्री हो रही है। एग्जैक्टली, एकदम टेंशन फ्री रह के है ना। तो जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, और ऐसा कोई जो है जिसने रियल एस्टेट मार्केट में आना है, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, एक सीपी या इन तरीकों में काम करना है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उसको कि उसने क्या चीज़ें करनी चाहिए? एक तो सबसे पहली चीज़, कोई भी मार्केट में आओगे तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, यू शुड बी नॉलेजेबल। ओके। क्योंकि कंसल्टेंट को कंसल्टेंट क्यों कहा जाता है? नॉलेज की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से। समझो कोई बंदा फ्रेशर है जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको वो क्या कंसल्टेंट करके करेंगे, और व्हाई दे कंसल्ट फ्रॉम हिम। तो इम्पोर्टेंट है आप नॉलेज गैदर करो। पहले का चीज बहुत आसान था कि कोई भी आ गया, ऐरा गैरा नट्टू खेरा, मेरा पान टपरी है, मैं चौकीदार हूँ, मैं उधर हूँ, सब लोग बन जाते थे सीपी, सब लोग ब्रोकर बन जाते। मैं तुमको फ्लैट दिखाऊंगा, मुझे हाँ, वो मेरा परसेंट दे देना। बट अभी रेरा के वजह से ये पूरा बहुत अच्छे वे से रेगुलेट हो रहा है। रेरा एक एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें आप पास हो गए तो ही आप रियल्टर या रियल एस्टेट कंसल्टेंट करके ऑफिशियली वर्क कर सकते हो। ओके। तो इट हैज टू बी, आप नॉलेजेबल होना चाहिए, दूसरा आप ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तीसरा आप फ्रॉड नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चलो भाई झटपट पैसा आता है। अरे भाई, तुम वो आपके 1-2 पैसे के लिए तुम कस्टमर के लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हो। राइट। और अगेन, कुदरत देती नहीं, कुदरत लौटाती है। आप गलत करोगे, बहुत सारे वे में आपके ऊपर ही गलत भी आने वाला है। तो बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक अलग वे में स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो जिसमें नए लोग आएंगे, यहाँ पे बिजनेस, बहुत बिजनेस है, बट आप प्रोफेशनल होने चाहिए। आप समझो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस ले लो, किसी अच्छे कंसल्टेंट की कंपनी में आप काम करके वो एक्सपीरियंस गेन कर लो। एक बार वो आपको अंडरस्टैंड आ गया कि चलो भाई ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई है, इफ यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, देन डेफिनेटली आपको भी ग्रो करना है। आप वो टाइम पे आपका नया ऑफिस या आपका नया स्टार्टअप जो है वो चालू करो। लेकिन आ गया और चालू कर दिया करके अब ये गए, वो दिन गए। यू शुड बी प्रोफेशनल एंड ट्रस्टवर्दी। हाँ, और मार्केट की एक बोलते हैं ना कि एक डिसेंसी मेंटेन होनी चाहिए। मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है अभी। हाँ, तो ऐसे लोगों को वैसे भी पहले जो थे, बिकॉज ऑफ रेरा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वैनिश हो चुके हैं, जो गंदे इवन बिल्डर भी जो बोलते हैं ना चीटिंग करते थे, फ्रॉड करते थे, कंसल्टेंट ऐसे जो करते थे ना, वो मार्केट से कब के निकल गए और अभी भी निकल रहे हैं वो। बट रेरा आके भी कितना 2017 में रेरा आ गया है, बराबर। अभी 2025 चालू है। ये स्टेप बाय स्टेप वो इवॉल्व में 3 साल तो कोविड में चले गए। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चालू हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रियल एस्टेट के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। वो तो है, वो तो हमें दिख ही रहा है। Yes. तो एक ऐसा दिन था जब रियल एस्टेट के बारे में ऐसा कोई बात नहीं करता था, और आज का दिन है जब हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। यस। सो वैसा है। और 2 चीज़ें आपको पूछूंगा। एक तो था कि पुणे सिटी छोड़ के आपको दूसरा कौन सा सिटी पसंद है रियल एस्टेट वाइज? रियल एस्टेट वाइज में मेरे हिसाब से पुणे सिटी छोड़ के, मैं पुणे में आई लव पुणे वेस्ट एरिया। हाँ, लेकिन वही वो भी छोड़ दिया, तो पुणे सिटी छोड़ के कौन सा एक एरिया रहेगा? ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या होता है एज ए कंसल्टेंट, वो एरिया का मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं टेक्निकली नहीं बता पाऊंगा। लेकिन वहाँ का रियल एस्टेट देख के आपको यू गेट मोटिवेशन फ्रॉम इट वगैरह, ऐसा कोई अभी आप देखोगे ना करंट सिनेरियो में हैदराबाद का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके, हैदराबाद इज ग्रोइंग। देन अहमदाबाद का भी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अहमदाबाद भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अहमदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत सुपर फास्ट है, क्योंकि अभी पीएम ही गुजरात के हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही है। तो हैदराबाद, अहमदाबाद, ये दोनों आगे बहुत ग्रो करेंगे। सरप्राइजिंग नेम वाज हैदराबाद, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट इट कमिंग। बैंगलोर बोलते तो फिर लगता कि हाँ बराबर, लेकिन हैदराबाद बोला है तो हैदराबाद सर, हैदराबाद का मार्केट इतना पॉजिटिव है, आप देखोगे तो। और क्या है ना, देखो जहाँ जहाँ पे आईटी है ना, क्या इधर क्या है ना, आईटी वाले लोगों को ना पैसा अच्छा मिलता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उनका डिसीजन मेकिंग फास्ट है। बट उनको क्या है ना, लाइफस्टाइल चाहिए। उनको क्या है ना, वो मगजमारी वाला काम नहीं चाहिए। तो वो नॉर्मली छोटे प्रोजेक्ट में वगैरह आने के लिए डरते हैं। वो ब्रांड दिखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, मुझे अंदर क्या मिल रहा है वो देखेंगे, लाइफस्टाइल में क्या क्या मिल रहा है वो देखेंगे। क्योंकि वो आईटी वाले क्या है ना, वो कभी कभी यूएस जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो लेवल पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इधर क्या करूँ करके। तो वैसे कोई इनोवेशन या क्या बोलते हैं, नए चीज़ें कुछ एडिशनल करके ला रहे हैं ना, तो वैसे प्रोजेक्ट जो है ना वो फटाफट निकलते हैं। और समझो कितना परसेंटेज है आईटी वालों का? समझो आप अगर एक साल में 300 फ्लैट बेच रहे हो, तो उसमें परसेंटेज कितना है? उसमें आईटी वाले कितने? मोर देन 90%। मोर देन 90%? यस। मैसिव नंबर, मैसिव। हम पूरा ये जो एरिया है ना, पुणे वेस्ट बोलता हूँ, बानेर, ब्रावेत, हिंजेवाड़ी एंड पिंपले सुधाकर, ये पूरा एरिया के 90% जो घर लेने वाले हैं वो आईटी वाले ही है। और हिंजेवाड़ी का मैं वही ग्रोथ स्टोरी क्या है, हिंजेवाड़ी अभी सिर्फ तीन फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहले फेज 1 को कुछ पूछता नहीं था, अभी फेज 1 में एवरेज रेट आप देखोगे 1 CR के आसपास है 2 BHK का। दैट्स द मार्केट। अभी फेज 2 हो रहा है, फेज 3 भी मेट्रो स्टेशन आ रहा है। आगे एक्चुअल आप देखोगे तो टोटल 7 फेजेस सैंक्शन है। तो सोचो फेज 3 अभी जो हम लास्ट बात कर रहे हैं वो आगे जाके सेंटर होगा और 7 फेज में कितना क्राउड आएगा। तो रियल एस्टेट तो वैसे ही बढ़ने वाला है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है यहाँ पे, जो वाकड़ के नजदीक आ रहा है वो। इओन आईटी पार्क का ऑलरेडी फर्स्ट फेज का जो है वो डिलीवरी नेक्स्ट ईयर में है, सेकंड फेज का उनका काम चालू है। तो ये सारा आईटी वाला जो है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी पीसीएमसी में 2 जगह ली, हिंजेवाड़ी में उन्होंने तो सबसे बड़ा डील किया हुआ है। तो ये सब लोग आएंगे, रहेंगे कहाँ पे? घर में ही ना। तो एक तो खुद का लेंगे, नहीं तो फिर रेंट पे रहेंगे। तो
तो जाएगा तो रियल एस्टेट जाएगा ना। हाँ वो तो है। और पुणे वेस्ट बोलते हैं ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते, तो पुणे वेस्ट आप जैसे कह रहे हो कि आप जहाँ काम करते हो, हाँ, पुणे वेस्ट छोड़ के 3 जगह के नाम बताइए मुझे कि जो आपको पसंद है, रियल एस्टेट भी वहाँ अच्छा है, हाँ। और यू विल से पीपल कि यू शुड गो देयर। ऐसे कौन से 3 जगह है पुणे वेस्ट छोड़ के? वही मैं फर्स्ट बोलूँगा, आई थिंक हैदराबाद। सर पुणे में? ओके, पुणे में पुणे वेस्ट छोड़ के आई एम समवेयर शाउटिंग फॉर माय एरिया टू कम इन द लिस्ट। हाँ, एक्चुअल आप देखोगे पुणे वेस्ट छोड़ के आप बात कर रहे हो ना, अभी सेम वेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट क्यों है? एक तो आईटी पार्क जो हिंजवाड़ी बेसिकली, राइट, दूसरा मुंबई कनेक्टिविटी, बराबर। वैसे ही हम ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में अभी डेवलपिंग के इसमें जाएंगे तो लोहगांव इज अ गुड एरिया। लोहगांव के बाद में और आप खराड़ी तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, लेकिन खराड़ी के आगे वाला जो एरिया है वाघोली है। वाघोली भी एरिया इज वेरी गुड, बट वही अभी जैसे मैंने पुनावले का बोला, जो अभी ट्रैफिक का इश्यू है वो करंटली अभी है, बट इस पे हम स्ट्रैटेजिक वे में देखेंगे तो आगे जाके वो सॉल्व हो सकता है, या उधर के ही लोग, जैसे हमने पुनावले में कुछ ये मूवमेंट किया वहां पे किया, तो वैसे लोगों को उठना पड़ेगा। वैसे करते तो वाघोली इज ऑल्सो वेरी गुड एरिया, आगे जो यानी डेवलप बहुत अच्छे वे से हो सकता है। वाघोली तो डेवलप हो रहा है सर, मेट्रो सैंक्शन हुआ है। सो व्हाई वाघोली इज गेटिंग इवॉल्व्ड इज बिकॉज रांजनगांव एमआईडीसी, हाँ, तो वो एरिया की वजह से वाघोली इज गेटिंग गुड ट्रैक्शन आई से। सो मेट्रो आ रहा है, उसके बाद जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है उसके लिए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। सो वाघोली तो एकदम तो वो हो गया, तो सर वाघोली विल बी द नेक्स्ट बोलता हूँ ना। और सर एक बिल्डर टैग बताता हूँ वहाँ का। सो खराड़ी है, वाघोली है, जो बीच का एरिया है ना, तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, बिल्डर्स उसको अपर खराड़ी बोलते हैं, अपर खराड़ी, देन अपर खराड़ी एनेक्स, बराबर। सो ऐसा करके वाघोली को बेच रहे हैं। जो एक बोलते हैं ना कि एक टाइटल मिल गया उसको वाघोली, तो थोड़ा सा मार्केट डाउन हो जाता है, तो वो वैसा नहीं है। आने वाले दिनों में वाघोली एक नाम बन के बहुत वाघोली इटसेल्फ इज अ आगे ब्रांड। यस। सो कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जो हमारा बोलते हैं कि रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होता है एक। सो दिस और दैट, एक ही चुनना और एकदम रैपिड ये करेंगे। सो द फर्स्ट वन वुड बी लग्जरी अपार्टमेंट और बजट फ्रेंडली फ्लैट्स। बजट फ्रेंडली फ्लैट्स। सिटी सेंटर हसल और पीसफुल सबर्बन लाइफ। पीसफुल सबर्बन लाइफ। वाओ। मीटिंग क्लाइंट्स ओवर कॉफी और साइट विजिट्स अंडर द सन। मीटिंग विद कॉफी। ओके। रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन। देन हाई राइज बिल्डिंग विद अ व्यू और अ प्राइवेट विला विद अ गार्डन। हाई राइज बिल्डिंग विद अ व्यू। देन ऑफिस मीटिंग्स और वर्चुअल कंसल्टेशंस। ऑफिस मीटिंग। इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट होम। इको फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग। देन नेटवर्किंग एट इंडस्ट्री इवेंट्स और स्पेंडिंग टाइम लर्निंग मार्केट ट्रेंड्स। स्पेंडिंग टाइम लर्निंग मार्केट ट्रेंड्स। पुणे वेस्ट और पुणे ईस्ट। पुणे वेस्ट। पुणे वेस्ट और पुणे साउथ। पुणे वेस्ट। अरे बोल दो सर हमारा भी। देन सीपी और कंसल्टेंट। कंसल्टेंट। Okay, so you will be there. I feel you will be the torch bearer of the consultant thing. And so here we come to the end of this podcast. Thank you for coming here. And एक 2 मिनट में इस अच्छी सी लिखी हुई आपकी किताब के बारे में सबको बताइए कि क्या था। एक्चुअली ये जो मेरा बुक है अल्टीमेट सीक्रेट टू वेल्थ, ये सीरीज है। ब्रायन ट्रेसी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑथर इन द वर्ल्ड, कैनेडियन ऑथर है। उन्होंने, उनका मेन ये सीरीज है और उसमें अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने आके उनके इंडस्ट्री टू हम वेल्थ कैसे जनरेट कर सकते हैं इसका आइडिया दिया है। एंड मुझे ये मौका मिला कि पूरा रियल एस्टेट का जो कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। रियल एस्टेट थ्रू हम कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हैं उसके कुछ सीक्रेट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि समझो सर, आपके ये पॉडकास्ट में जरूर जो अच्छे कमेंट करते हैं, ओके, तो वो टॉप 3 कमेंट को आई वुड लाइक टू गिव यू दिस बुक एज अ गिफ्ट। सो कमेंट डाउन, आई फील मैं ही पहला हूँगा नीचे। आपको तो मिलेगा। सो वेरी नाइस सर, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी है और इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहिए आगे। एंड वी विल क्रॉस आवर पाथ्स many more times in the coming future. So yes, sir. thank you for coming here, sir. Thank you very much, sir. Thank you.